वन शॉट में खत्म करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को। सारे क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू यहीं से आएगा क्वेश्चन। तो टाइम को जरा भी किल नहीं करना है, तुरंत स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। और हमेशा याद रखिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए एक्वस मीडियम होना कंपलसरी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए आपको माइकल फैराडे का वो छोटा सा प्रयोग समझ लेना होगा। इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट तो इतना लाइट हो जाएगा, इतना लाइट हो जाएगा कि मुट्ठी में पकड़ के मसल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा। माइकल फैराडे ने कहा कि कैसे आप इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को पहचानेंगे। सपोज करिए कि आपने लिया साल्ट यानी NaCl, NaCl यानी नमक, तूने मेरा नमक खाया है। और आपने लिया शुगर यानी चीनी, यानी C12H22O11। ऐसा कभी नहीं बोला जाता तूने मेरा चीनी खाया है, हमेशा डायलॉग क्या होता है, तूने मेरा नमक खाया है। ठीक, तो देखिएगा, अब ये साल्ट है। अभी आपको पता चल जाएगा ये डायलॉग क्यों बोला जाता है कि तूने मेरा नमक खाया है, लेकिन तूने मेरा चीनी खाया ये कोई नहीं बोलता। समझिएगा, माइकल फैराडे ने कहा ये जो NaCl है इसको लीजिए और आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए। एक्वस मतलब वाटर। और जैसे इन्हें एक्वस में आप डालेंगे तो इनका बन जाएगा सॉल्यूशन, विलयन तैयार हो गया। और जैसा विलयन तैयार हुआ, इसमें करंट का एक वायर लाया, इसमें लगाया, और करंट का एक वायर लाया, इसमें लगाया। अब देखिएगा, जैसे करंट लगाएंगे आप, ये साल्ट जिसमें NaCl है इसमें करंट फ्लो करेगा, कंडक्ट करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। लेकिन जो ये है ये नॉट कंडक्ट करंट, ये कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। यानी तूने मेरा नमक खाया है तो मैं करंट दूंगा, साड़ दूंगा, झटके लगेंगे नमक के। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है, यहां घुलने से नहीं मतलब है। पानी में तो नमक भी घुल जाएगा, पानी में चीनी भी घुल जाएगा, लेकिन नमक घुलेगा तो नमक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें करंट फ्लो नहीं किया ये बन गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है समझ गए? करंट जो कंडक्ट कराए, जो आयंस में टूटे, जो हमें आयन दे, वो बनेगा इलेक्ट्रोलाइट। और जो आयन में नहीं टूटेगा, वो करंट फ्लो नहीं कराएगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। यानी घुलने से नहीं मतलब है। पानी में चीनी भी घुल गया, पानी में नमक भी घुल गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट केवल नमक बना, चीनी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। घुलना एक अलग विषय है और आयन में टूटना एक अलग विषय है। NaCl को डालेंगे पानी में तो ये Na+Cl- में टूटेगा, लेकिन आप चीनी को डालोगे पानी में तो ये आयन में नहीं टूटेगा, कैटायन एनायन में नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड आयन में टूटना पसंद नहीं करते हैं। यानी हम कह सकते हैं substance which gives ions in aqueous solution, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन देंगे उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे NaCl, जैसे सोडियम एसीटेट, जैसे एसिटिक एसिड, इसेट्रा। ये सब एक्वस सॉल्यूशन में आपको आयन देंगे, कैटायन एनायन देंगे, इसीलिए ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट से ही संबंधित एक टर्म निकल के आ रहा है जिसका नाम है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। और इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं दैट पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट which dissociate into ion, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, 1 मोल में से कितना टूट गया, अगर इसे आप निकाल दो, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। जैसे मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, यह है एसिटिक एसिड, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट होने के कगार पर है। डिसोसिएट होगा तो ये देगा CH3COO माइनस प्लस S प्लस। हमने मान लिया ये इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल है और अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट है, तो तुरंत ये बनेगा 0, ये बनेगा 0। भैया रिएक्शन अभी अभी शुरू हुई है, तुरंत उत्पाद थोड़ी मिल जाएगा। कोई बिजनेस करोगे तो क्या तुरंत फायदा मिलना, मुनाफा मिलना थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, बांड टूटेगा, हौले हौले हवा चलती है, हौले हौले दुआ लगती है। तो T = टाइम T0 पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन हमने माना जैसे कुछ टाइम बीता, इस 1 में से कुछ अल्फा टूटा और जो अल्फा टूटा वो अल्फा यहां पर आके अपीयर हुआ। ये है टाइम कोई T' 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद। ठीक, अब अगर इसे कंसंट्रेशन के टर्म में ले लें तो ये हो गया C1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया कंसंट्रेशन के टर्म में C अल्फा और ये हो गया C अल्फा। इतना हमें मिला। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो आयन में डिसोसिएट हो गया एसिटेट आयन H+ आयन में, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। भैया जो ये इलेक्ट्रोलाइट आप पढ़ रहे हो जो आयन में टूट रहा था, ये इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये 2 तरह का है इलेक्ट्रोलाइट। एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा लगभग 1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके लिए आयनाइजेशन वैल्यू अल्फा मच लेस देन 1 होगा, यानी इसके टूटने का दर बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 10%, 5% से ज़्यादा नहीं टूटेगा। और लिंक को आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंडी में। फ्रेंड या फ्रेंडी, मिट्टी की अनोखी मूरत हो तुम, जिंदगी की एक खूबसूरत जरूरत हो तुम। फूल तो खूबसूरत होते हैं लेकिन फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। समझिएगा इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान से। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये डिसोसिएट 100%, डिसोसिएट 100%, पूरा का पूरा टूट जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से थोड़ा बहुत ही टूटेगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें स्ट्रॉन्ग की, तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी बन सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या कोई साल्ट भी बन सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HClO4 इसेट्रा आदि आदि इत्यादि। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हैं जो 100% आयन में टूटेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जैसे NaOH, KOH, जितने एल्कली मेटल वाले हैं ज़्यादातर वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करेंगे। साल्ट की बात करें तो NaCl, सोडियम एसीटेट, नौसादर, NH4Cl, ये सब के सब बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये 100% डिसोसिएट होंगे, 100% आयन में टूटेंगे और खूब करंट फ्लो करेगा। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल की बात करें तो जितने वीक एसिड हैं, वीक एसिड या फिर वीक बेस या कुछ साल्ट भी हैं जो काम करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक एसिड कौन कौन से? सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक ही तो हैं। जितना स्ट्रॉन्ग पढ़ा था उनको छोड़ दो, बाकी सब वीक हैं। जैसे एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फार्मिक एसिड इसेट्रा, ये सब के सब क्या हैं? वीक एसिड हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक बेस की बात करें तो एल्कली मेटल वाला छोड़ दो, सब क्या हैं? वीक बेस हैं। जैसे अमोनिया भी क्या है? वीक बेस है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब वीक बेस होते हैं। साल्ट की बात कर लें तो साल्ट में जैसे AgCl है, AgBr है, लेड सल्फेट है, इसेट्रा बहुत सारे होते हैं। मोस्ट ऑफ साल्ट सब के सब वीक ही होते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड और फ्रेंडी में शेयर करते रहिए। वन शॉट में खत्म करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। सारे क्वेश्चन, सारे PYQ गारंटी के साथ होने वाले हैं और यहीं से आएगा क्वेश्चन। आयनिक में जितनी भी थ्योरी दी गई है वो सारी की सारी थ्योरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं। कोई भी थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। सब की सब थ्योरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे आर्हेनियस की थ्योरी। तो किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। वीक इलेक्ट्रोलाइट केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। आर्हेनियस थ्योरी कहती है जब आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट होती है, और वीक है तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत टूटेगा, रिएक्शन फिर बैकवर्ड आ जाएगा। अगर स्ट्रांग होता तो रिएक्शन एक ही दिशा में चला जाता, वन डायरेक्शनल हो जाता। और हमें आयनिक पढ़ने के लिए रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चाहिए, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। आर्हेनियस थ्योरी कह रही है कि जब आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालेंगे, एक्वस में डालेंगे, तो वो आयंस में डिसोसिएट होगा, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयनाइजेशन, और इसके लिए हम निकालेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब थोड़ा बहुत डिसोसिएट पार्ट हो गया, थोड़ा बहुत अनडिसोसिएट पार्ट हो गया। जो डिसोसिएट हुआ वो आयंस में आ गया, कैटायन एनायन बना लिया। जो अनडिसोसिएट पार्ट है और जो डिसोसिएट पार्ट है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे होती है देखिएगा। हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसको एक्वस में डाल दिया। जैसे एक्वस में डाला तो ये ब्रेक कर गया, A++ B-। ये डिसोसिएट पार्ट है, ये अनडिसोसिएट पार्ट है। सॉल्यूशन की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, जैसे कलर है, डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल है, सारी प्रॉपर्टी डिसोसिएट पार्ट पे डिपेंड करेगी। अनडिसोसिएट पार्ट पे कोई भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इसके लिए निकालें आयनाइजेशन कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह से लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AB। ये निकल गया आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। देखिए अब इस सॉल्यूशन में टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर है टोटल निगेटिव चार्ज के, यानी सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा है? न्यूट्रल है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी? ये अनडिसोसिएट पार्ट है, ये डिसोसिएट पार्ट है। डिसोसिएट पार्ट पे ही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। आर्हेनियस थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आ रही है ओस्टवाल्ड की थ्योरी। इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब रिएक्शन को समझिएगा, सपोज करिए हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, यह है एसिटिक एसिड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये टूटेगा तो ये देगा एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। शुरू में इसका 1 मोल था, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। थोड़ा टाइम के बाद गुजरा तो यहाँ से कुछ अल्फा पार्ट टूटा तो यहाँ पर अल्फा आया। अगर इसे कंसंट्रेशन के टर्म में ले लें तो ये हो गया C अल्फा। तो यहाँ से अगर हम देखें कांस्टेंट निकालें तो इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C अल्फा इंटू C अल्फा अपन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C कैंसिल हो गया और अल्फा को बहुत कम मान लिया, टूटा है तो अल्फा को नेग्लिजिबल मान लिए, तो ये हो गया C अल्फा स्क्वायर। यानी यहाँ से हमें मिल गया KI इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन C। तो एक फार्मूला तो हमारे पास ये आ गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का। तो C क्या है? कंसंट्रेशन, यानी अल्फा। तो इसे देख के हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। या ये भी बोल सकते थे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन का उल्टा क्या होता है? डाइल्यूशन। लीजिए, तो अगर वीक एसिड या वीक बेस का डिसोसिएशन हो रहा हो तो उसके लिए हम एक फार्मूला याद रखेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा या इज इक्वल टू Ka अपॉन अल्फा डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। तो ये निकल गया वीक एसिड के लिए फार्मूला। किसके लिए है? फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड। और इसी तरह से वीक बेस के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ O माइनस OH माइनस आयन इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू KB डिसोसिएशन ऑफ बेस अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू कंसंट्रेशन C। तो ये फार्मूला हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस, और फटाफट आंसर निकाल लेंगे। अब है डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। जो एक से अधिक प्रोटॉन देंगे उन्हें पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। और अगर ऐसे एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे आप निकालेंगे? हमेशा याद रखिए जो पॉलीप्रोटिक एसिड है वो 1 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में टूटेंगे, लेकिन टोटल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेप से ही डिसाइड होगा। सपोज करिए कि कोई एसिड ले लिया H2S और ये ब्रेक कर रहा है, दे रहा है H प्लस आयन प्लस HS माइनस आयन। यह है डिसोसिएशन ऑफ एसिड फर्स्ट स्टेप, ठीक। और ये फिर से टूटेगा HS माइनस आयन, तो फिर हमें ये देगा H प्लस आयन प्लस S माइनस 2 सल्फाइड आयन। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड A
है सेकेंड स्टेप। देखिए, अब ऐसे सिचुएशन में कुछ बातें आपको याद रखनी है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए फर्स्ट हमेशा ज़्यादा होगा के ए सेकेंड से। देखिए, फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन ज़्यादा। और दूसरी बात, टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन गवर्न होगा बाई फर्स्ट स्टेप। यानी यहां से H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए फर्स्ट इंटू सी, ऐसे निकालेंगे। यानी ऐसे ही बोल सकते थे H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एच एस माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए फर्स्ट स्टेप इंटू सी कंसंट्रेशन। और जो लास्ट में है अगली बात इधर लिख दे रहे हैं, एच सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन ये बराबर होगा डिसोसिएशन इन सेकेंड स्टेप, इससे निकलेगा। इस तरह से पॉलीप्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन होता है। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए। एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट साइंटिस्ट अपने कॉन्सेप्ट देते रहे हैं। और जो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो है आर्हीनियस। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कैसे किसी को एसिड मानता था, कैसे किसी को बेस मानता था, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस कहते हैं अगर किसी सब्सटेंस को आप एक्वस सोल्यूशन में डालिए और वो आपको H प्लस आयन दे दे तो इसका मतलब वो एसिड है। और अगर कोई सब्सटेंस आप सोल्यूशन में डालिए वो आपको OH माइनस आयन दे दे तो इसका मतलब वो बेस है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। जैसे कोई सब्सटेंस लिया और इस सब्सटेंस को एक्वस में डाल दिया और एक्वस में डालने के बाद यहां से मिला H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो देखिएगा यहां से हमें H प्लस आयन मिल गया तो इसको हम बोलेंगे एसिड, ठीक। और अगर हमने कोई दूसरा सब्सटेंस ले लिया, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया और ये ब्रेक कर गया, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां से हमें क्या मिल गया, OH माइनस। जैसे OH माइनस मिला तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, बेस है। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर हमें सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और कोई सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देगा उसे हम बेस बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये बात आर्हीनियस साहब कह रहे हैं। आर्हीनियस थ्योरी से एक बात तो मोटा मोटा ये पता चल गया कि जो H प्लस देगा वो एसिड, जो OH माइनस देगा वो बेस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता था। मान लो जो H प्लस आयन OH माइनस आयन न दे, फिर आप उसको क्या बोलेंगे। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है कि बेस है। इसे सॉल्यूशन में डालोगे एक्वस में तो न तो ये H प्लस आयन देगा न OH माइनस आयन देगा, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, यानी एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऐसे सवालों का जवाब, अब जैसे SO2 है, ये क्या है, ये भी एसिड है। ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी आर्हीनियस की थ्योरी। अब जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये क्या है, ये तो नहीं दे रहा है H प्लस OH माइनस आयन, लेकिन ये क्या है, बेसिक नेचर है। तो ऐसे सवालों का जवाब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता था। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं लुईस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। ये बताएंगे कौन एसिड होगा कौन बेस होगा अपने तरीके से। लुईस को कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसे क्या बोलते हैं, बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लुईस उसको बेस बोलेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू लुईस। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो क्या होगा, एसिड। लुईस कॉन्सेप्ट का ये मूल मंत्र है, बस मूल मंत्र पकड़ लो।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होगा अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। अब अगर एक एक करके हम पहचाने तो बड़े आसानी से पहचान भी सकते हैं। जैसे लुईस बेस को अगर आपको पहचानना है तो हमेशा याद रखिएगा ऑल निगेटिव आयन्स, जितने भी निगेटिव आयन हैं वो सब के सब लुईस बेस का काम करेंगे। जैसे F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस इसेट्रा, किसी पे भी नेगेटिव आयन लग गया तो वो क्या बन जाएगा? लुईस बेस। दूसरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कैसा करेगा? लुईस बेस का करेगा काम। जैसे अमोनिया है, वाटर है एक लोन पेयर, वाटर में 2 लोन पेयर, अल्कोहल है, ईथर है, इन सब पर लोन पेयर है। तो जिन पे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा वो लुईस बेस का काम करेगा। अगला, लिगेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिगेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो लिगेंड होता है वो हमेशा लुईस बेस का काम करता है। जैसे यह है कोई कॉम्प्लेक्स K4 FeCN का होल 6, तो यहां पर साइनाइड क्या है? लिगेंड है, तो साइनाइड क्या है? लुईस बेस है, देखिएगा। और अगला तरीका, आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जितने भी आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब लुईस बेस का काम करते हैं। और सारे आप जानते भी हैं, RMGX बड़ा फेमस है, गिगनार्ड रिजेंट, RMgCl इसेट्रा। और अगर लुईस एसिड को पहचाना जाए तो जैसे लुईस बेस को पहचान करते थे, बड़े आसानी से लुईस एसिड का भी पहचान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैटायन, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैटायन हमेशा काम करते हैं लुईस एसिड का। जैसे Cl प्लस, NO2 प्लस, CH3 प्लस इसेट्रा, नॉन मेटल के कैटायन लुईस एसिड का काम करेंगे। और दूसरा, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो भी लुईस एसिड का काम करते हैं। जैसे CCl2, AlCl3, SnCl2, BClC इसेट्रा, ये सब के सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए लुईस एसिड का काम करेंगे। और अगला तरीका है न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास सेंट्रल मेटल के पास d ऑर्बिटल हो, सेंट्रल मेटल हैविंग d ऑर्बिटल, वो हमेशा काम करेंगे लुईस एसिड का। जैसे PCl5, SO3, POCl3 इसेट्रा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए और सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल होना चाहिए और सारी वैलेंसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होना चाहिए, वो हमेशा लुईस एसिड का काम करेगा। अगला, सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो सेंट्रल मेटल होता है वो काम करेगा लुईस एसिड का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो लिगेंड था वो काम करता था लुईस बेस का। कोई कॉम्प्लेक्स अगर हम लें तो यह है K4 FeCN का होल 6, तो ये सेंट्रल मेटल है, ये कैसा काम करेगा? लुईस एसिड का। और ये लिगेंड कैसा काम करता था? लुईस बेस का, हमेशा याद रखिए। लुईस कॉन्सेप्ट के बाद एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसे हम बोलते हैं लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑक्साइड आयन डोनर, ऑक्साइड O+, ऑक्साइड आयन डोनर आर बेस एंड ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड क्या होता है? O+, आयन एक्सेप्टर आर
एसिड। यह मूल मंत्र है लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट का। ऑक्साइड आयन डोनर को वो बेस मानते हैं और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर को वो एसिड मानेंगे अकॉर्डिंग टू लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। जैसे कोई रिएक्शन लें, यह है SiO2 रिएक्शन कर रहा है CaO से, तो यह बना रहा है CaSiO3। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, तो ये है बन गया एसिड, क्योंकि इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया, ठीक, और इसने ऑक्साइड आयन को दिया, तो ये क्या बन गया, बेस। और हमें पता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट। इसे बोलते हैं लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस और लेटेस्ट थ्योरी में है। लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, इनके हिसाब से कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, इसी को प्रोटॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड, H प्लस आयन, H प्लस को ही क्या बोलते हो भाई, प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर एसिड बनेगा, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर बनेगा बेस। और केमिस्ट्री में प्रोटॉन बोलते किसको हैं, H प्लस आयन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ध्यान रहे, तो प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। जैसे HCl लिया, HCl को वाटर में डाला तो क्या होगा, ये बन जाएगा H3O प्लस Cl माइनस। तो बताइएगा, इसने H प्लस आयन दिया, H प्लस आयन डोनेट किया H2O को, तो ये क्या बन गया, एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। इसने H प्लस आयन लिया तो ये क्या बन गया, बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। जैसे अब ये बेस है तो ये बेस का बन गया कंजुगेट एसिड। ये एसिड है तो इस एसिड का बन गया कंजुगेट बेस। यानी सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड बेस तो था ही, साथ ही साथ एक और कंजुगेट एसिड बेस पेयर तैयार हो गया। जैसे हमने लिया अमोनिया और इस अमोनिया को वाटर में डाला तो यहां से बन गया NH4 प्लस OH माइनस। तो इसने H प्लस आयन लिया और जिसने H प्लस आयन लिया वो क्या बन गया, बेस। वाटर ने H प्लस आयन दिया तो ये क्या बन गया, एसिड। अब जो ये बेस है, इस बेस का बन गया कंजुगेट एसिड। ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। और जो ये एसिड है, इस एसिड का बन गया कंजुगेट बेस। इसे बोलते हैं लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो फिर आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि अब हम आपको सिखाने चल रहे हैं ट्रिक कि किसी एसिड से कैसे बनाएंगे कंजुगेट बेस, किसी बेस से कैसे बनाएंगे कंजुगेट एसिड। जरा ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक क्या है, मान लीजिए कोई एसिड है, ये कोई एसिड है, इस एसिड से हमें बनाना है कंजुगेट बेस। एसिड से बनाएंगे कंजुगेट बेस। तो ट्रिक ये है कि जब भी आप एसिड से कंजुगेट बेस बनाइए तो उसमें से माइनस कर दीजिए एक H प्लस आयन को, एक H प्लस आयन निकाल दीजिए तो एसिड से बन जाएगा उसका कंजुगेट बेस। और कभी अगर आपको कंजुगेट बेस से बनाना हो एसिड तो आप क्या करेंगे, उसमें आप एक OH माइनस आयन जोड़ दीजिए, एक H प्लस आयन हटाएंगे तो कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस में एक OH माइनस आयन जोड़ेंगे तो बन जाएगा एसिड। जैसे यह है आपका मेथेन CH4, इसका हमें बनाना है कंजुगेट बेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक H प्लस माइनस हटा देंगे,
लीजिए, बन गया CH3-। जैसे HCl है, इसका हमें बनाना है कंजुगेट बेस, इससे एक H+ हटा देंगे, बन गया Cl- कंजुगेट बेस। जैसे वाटर है, इसका बनाना है कंजुगेट बेस, एक H+ हटा देंगे तो बन जाएगा OH- आयन कंजुगेट बेस। जैसे अमोनिया है, इसका बनाना है कंजुगेट बेस, तो एक H+ हटा देंगे तो बन जाएगा NH2-। अब मान लीजिए कंजुगेट बेस से एसिड बनाना है, यह है BOH का होल थ्राइस, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक OH- आयन जोड़ देंगे तो ये बन गया BOH का होल 4-। जैसे मान लीजिए ये है AlOH का होल थ्राइस, इसमें एक OH- जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा AlOH का होल 4-। तो बन गया कंजुगेट बेस से एसिड। तो फिर फटाफट आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई बेस है, क्या ट्रिक है, कोई बेस है, इस बेस से हमें बनाना है कंजुगेट एसिड। क्या बनाएंगे, कंजुगेट एसिड। ये हमारा बेस है, तो किसी बेस से अगर आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो आप उसमें जोड़ दीजिए एक H+ आयन, एक H+ आयन जोड़ दीजिए। और अगर कंजुगेट एसिड से आपको बनाना है बेस तो इसमें से माइनस कर दीजिए एक OH- आयन घटा दीजिए, तो बन जाएगा कंजुगेट बेस। जैसे अमोनिया है, ये इसका बनाना है, इसमें एक H+ आयन जोड़ दीजिए, बन गया NH4+। जैसे वाटर है, इसका बनाना है, इसमें एक H+ आयन जोड़ दीजिए, बन गया H3O+। जैसे यह है AlOH का होल थ्राइस, इससे बनाना है बेस, जिससे एक OH- कम कर दीजिए तो यह हो जाएगा AlOH का होल ट्वाइस प्लस, बन गया। जैसे यह है जिंक का हाइड्रोक्साइड, इससे एक OH- कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा ZnOH का होल प्लस। इस तरह कंजुगेट एसिड से बनाते हैं बेस। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।